चले स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज बेसिकली द our third CLO, calculation of heating and the cooling load, and under this heading we have discussed what is HVAC load. Then we will discuss what are the type of the cooling load and what are the sources of the cooling load, कि हमारे पास कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जिन जो कि हीटिंग कॉज करते हैं एंड वी हैव टू रिमूव दैट हीट फ्रॉम द स्पेस टू प्रोवाइड द कूलिंग। मैम ये तो मैंने देन कर लिया। क्या कर लिया आपने? फरहान क्या कर लिया आपने? मैंने ये रीड आउट किया। मैंने ये रीड आउट कर लिया। वो मेरे अच्छा, उसके बाद हमने देखा था वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ हीट लोड। उनके अंदर हमने 4 तरह का डिस्कस किया था। वो फर्स्ट वन इज हीटिंग द लोड के वॉल्किन लोड, फिर हमने डिस्कस किया था एयर चेंज लोड को, मैम देन वो वी हैव एरिया डिस्कस द कैलकुलेट प्रोडक्ट करना लोड। है, क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस हैं ताकि वेट पर हम। चलें ठीक है, देखते हैं। फरहान अभी आपकी आवाज़ में बहुत डिस्टोर्शन है। देन लास्ट वन था हमारे पास मिसलेनियस और द सप्लीमेंट्री लोड। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास था वॉल गेन लोड। तो वॉल गेन लोड क्यों हो रहा था, ये डिपेंड कर रहा था हमारे पास अगर वहाँ पे कोई इंसुलेशन में लीकेज है या इंसुलेशन वगैरह जो है तो उसकी वजह से जो हीटिंग कंट्रीब्यूट कर रहा है विद इन द सिस्टम, तो दिस इज द वॉल गेन लोड। इसी तरह फिर हमारे पास एयर चेंज लोड आता है। एयर चेंज लोड ड्यू टू द इनफिल्ट्रेशन, ड्यू टू द विंडोज की वजह से या सडन डोर ओपनिंग की वजह से जो चेंज इन लोड होता है, तो जो कि हीटिंग वहाँ पे कॉज होती है, दिस इज द एयर चेंज लोड। थर्ड वन हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट लोड। प्रोडक्ट लोड बेसिकली द कोई फूड हो सकता है, नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट हो सकते हैं, तो सब चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, प्रोडक्ट लोड के अंदर आ जाती हैं। और लास्ट वन हमारे पास मिसलेनियस लोड आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास लाइट्स आ जाती हैं, किचन के इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, एलईडी टीवीज आ जाते हैं, कंप्यूटर्स आ जाते हैं। वो सब चीज़ें किस लोड में कंट्रीब्यूट करती हैं, मिसलेनियस और द सप्लीमेंट्री लोड के अंदर। अच्छा, ये लास्ट टाइम हमने इन सब लोड्स की डेफिनेशन जो है वो डिस्कस की थी। आज हम वन बाय वन इन लोड की कैलकुलेशन देखेंगे और फिर इन चारों पहले हम देखेंगे एग्जांपल वन बाय वन हर एक लोड की कैलकुलेशन की। देन हम चारों लोड्स को कंबाइन करके एक सिस्टम के अंदर जो है वो अप्लाई करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द वॉल गेन लोड। अब वॉल गेन लोड जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे पास फैक्टर आते हैं वो क्या है? फर्स्ट वन इज द आउटसाइड एरिया ऑफ द वॉल, देन overall heat transfer coefficient U, and थर्ड वन इज द टेम्परेचर डिफरेंशियल अक्रॉस द वॉल। लेट्स से अब ये टेम्परेचर डिफरेंशियल क्या होगा, दिस इज द आउटडोर टेम्परेचर माइनस इनडोर टेम्परेचर। आउटडोर टेम्परेचर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? आप पाकिस्तान वेबसाइट मेट्रोलॉजी वेबसाइट के ऊपर जाएं तो हर एक लोकल, जैसे लाहौर है, लाहौर के अंदर आप जिस एरिया का आउटर कंडीशंस को फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो वहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर डाटा जो है वो अपडेट होता है कि आपने लाहौर के अंदर जोहो टाउन का एरिया सेलेक्ट किया, उस जोहो टाउन के एरिया के अकॉर्डिंगली आपने देखा कि आज वहाँ पे उसकी आउटडोर कंडीशंस क्या थी, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ड्राइबल टेम्परेचर क्या है, वेटबल टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ से हम सारे के सारे पैरामीटर्स जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह मैम जो वो मैम जैसे आपने कहा लाहौर में जौहर टाउन का मैम, लेकिन लाहौर में अगर कंसीडर किया जाए तो वो और पूरे लाहौर का एक ही मतलब कि वो इन्वायरमेंट फरहान कंसीडर किया जाता है। असाइनमेंट अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। असाइनमेंट मैंने आपको कहा नहीं नेक्स्ट मैम क्लास में हम असाइनमेंट डिस्कस नहीं, करेंगे। मैम मैं इसी की हाँ बात कर रहा हूँ। मतलब कि हाँ मैम हाँ, अगर हम देखें ना कि अगर लोड हमने बाहर का टेम्परेचर कंसीडर करना है तो मैम वो तो बिल्कुल ओवरऑल वही होगा जो कि उस वक्त बिल्कुल, मैं एनवायरनमेंट आपको का वही होगा। बता रही हूँ कि हमारे पास वहाँ पे एरिया वाइज भी कंडीशन गिवन होती है, एरिया वाइज, और इसी तरह हमारे पास पूरे के पूरे रीजन का भी वहाँ पे गिवन होता है। तो आप वहाँ से डाटा जो है वो आउटडोर कंडीशंस है वो फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह ओके जो मैम। इंडोर कंडीशंस जो है हमारे पास डाटा था ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन, वही जो हमने 22 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस एंड 40 to 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये हमारे जी पास मैम। इंडोर रिक्वायरमेंट हमारी हर जगह पे। अब ये लेट से अगर हम घर की बात करें तो ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह अगर आप कमर्शियली बात करो, एक फैक्ट्री की बात करो, तो एक ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन हमारे पास वहाँ पे हम उसको फाइंड आउट करके डेल्टा टी जो है वो हमारे पास आ सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं यू की बात करते हैं। यू इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। अब यू फैक्टर क्या डिटरमाइन करता है? बेसिकली इट इज द मेजर ऑफ द रेट एट विच द हीट विल पास थ्रू 1 मीटर स्क्वायर एरिया।
हीट कितने एरिया में से पास करे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द वॉल सरफेस फ्रॉम द एयर ऑन वन साइड टू द एयर ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल। हमने 1 मीटर स्क्वायर के अंदर इसकी बात करें तो इसका यूनिट हमारे पास क्या बन जाता है, जो हमारे पास का यूनिट आता है डेट इज द वॉट पर मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन। तो हमारे पास जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है वॉल फ्रॉम वन साइड ऑफ वॉल टू दी अदर साइड ऑफ वॉल। अब यू जो है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है वॉल थिकनेस के ऊपर, वॉल थिकनेस एंड मटेरियल। अब लेट्स से एक वॉल जो है वो बनी हुई है, उसकी कंस्ट्रक्शन है कि वो बनी हुई है ब्रिक की, ब्रिक के बाद एक लेयर है जी उसके ऊपर हमने एक इंसुलेशन की हुई है, ग्लास फाइबर की इंसुलेशन या एक एस्फॉल्ट की लेयर हुई हुई है, तो डिफरेंट उसकी हमारे पास यू की वैल्यू डिफरेंट होगी। इसी तरह एक वॉल जो है वो सिंपली हमने वुड की बनाई हुई है, उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो अकॉर्डिंग टू द मटीरियल, अकॉर्डिंग टू द वॉल थिकनेस, जो यू की वैल्यू है वो वेरी करेगी। इसीलिए जब भी आप वॉल की लोड फाइंड आउट करोगे तो आपने वहां पे आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट जो है वो मस्ट होनी चाहिए। वो आपको बताएगा कि आपकी वॉल जो है इस मटेरियल की बनी हुई है, इसके अकॉर्डिंगली जो है आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने बात कर लिया कि ये डिपेंड करता है कि वॉल थिकनेस कितनी और मटेरियल कितना है। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, जो भी मटेरियल हम यूज करें उसकी जब हम कोल्ड स्टोरेज की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, गुड थर्मल इंसुलेटर्स होना चाहिए। गुड थर्मल इंसुलेटर्स होने की वजह से जो यू की वैल्यू है इट शुड बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। जितनी कम होगी इट मीन्स उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर कम होगा, जितना हीट ट्रांसफर कम होगा उतना ज्यादा हीटिंग लोड जो है सिस्टम के ऊपर कम पड़ेगा। अगर हीटिंग वहां पे कम होगी तो कूलिंग लोड कॉरस्पॉन्डिंगली जो है वो कम होता जाएगा। दैट्स व्हाई जो यू की वैल्यू है इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ये पॉइंट क्लियर है सबको? मैम ये यस दोबारा मैम। बता दें। मैं दोबारा बता रही हूँ कि मैंने हम बताया कि जो वैल्यू ऑफ फैक्टर है यू जो है वो डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द वॉल के ऊपर एंड मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। क्योंकि इट इज हमारे पास इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू प्रिवेंट एज मच हीट एज पॉसिबल फ्रॉम एंटरिंग इनटू द स्पेस। अब ऐसा तो नहीं कि आपने एक रेफ्रिजरेटर स्पेस बना रहे हो तो वहां पे मैक्सिमम हीट अंदर आती जाए। अगर वहां पे हीट अंदर आएगी तो क्या होगा, सिस्टम के ऊपर लोड ज्यादा होगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें यू इस तरह का मटेरियल लेना चाहिए जिसकी यू वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। यू वैल्यू कम से कम होने का क्या मतलब है कि हमारे पास मटेरियल करना चाहिए शुड बी द गुड थर्मल इंसुलेटर। मटेरियल शुड बी द गुड थर्मल इंसुलेटर। इसलिए हमारे पास यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी एज लो एज पॉसिबल। क्लियर है ये पॉइंट सबको? जी मैम। अच्छा, अब ये देखें इससे ये आपके पास एक टेबल है, टेबल 10/1। इसके अंदर देखें उसने क्या लिया, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज वॉल। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले उसने मटेरियल दिया हुआ है, मटेरियल के बाद उसके आगे ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है, डिस्क्रिप्शन के बाद उसकी उसने दो वैल्यू दी हुई है, एक थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू और एक थर्मल कंडक्टेंस की वैल्यू है। ये देखिए इसमें जैसे हम बात करते हैं ये वुड है, वुड के अंदर देखें उसने बताया कि अगर हम मैपल वुड ले रहे हैं, ओक है या सिमिलर जो हमारे पास हार्ड वुड्स हैं तो उस केस में उसकी जो थर्मल कंडक्टेंस की वैल्यू है शुड बी 0.16 लेंगे आप। इसी तरह अगर आपके पास पाइन वुड है तो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू होगी थर्मल कंडक्टेंस की वो कितनी है, 0.12। प्लाईवुड है जिसकी थिकनेस कितनी है 13 मिलीमीटर है तो उसकी थर्मल कंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है 9.09। प्लाईवुड है अगर उसकी थिकनेस 19 मिलीमीटर है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 6.08। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आप देखें जब आप सिलेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम के अंदर अगर आपके पास थिकनेस गिवन है तो आप थिकनेस से यहाँ पे उसके कोरस्पॉन्डिंगली वैल्यू ले सकते हैं। अगर हमारे पास थिकनेस गिवन नहीं होती तो हमें हमारे पास जो सी वैल्यू है ये जिस थर्मल कंडक्टेंस, तो ये किसके इक्वल आ जाता है, इट इज इक्वल टू द थर्मल कंडक्टिविटी। ये आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ द मटेरियल। यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और अब हमारे पास अगर हमें ओवरऑल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है तो वो इक्वल होता है 1/u, वो इक्वल होता है 1/fi प्लस x/k1 प्लस
जितने भी हमारे पास यहाँ पे थर्मल कंडक्ट एक्स ओवर K2 प्लस ऑनवर्ड प्लस एक्स ओवर Kn प्लस 1 ओवर एफ नोट। अब ये हमारे पास एफ आई और एफ नोट क्या है, दीज आर बेसिकली द कन्वेक्शन कॉफिशिएंट। ये इनकी वैल्यूज फिक्स है। एफ आई जो है दिस इज द इनसाइड कन्वेक्शन कॉफिशिएंट, एफ नोट हमारे पास क्या है, दिस इज द आउटसाइड कन्वेक्शन कॉफिशिएंट। इनसाइड के केस में जो उसकी वैल्यू होती है वो हम लेते हैं 9.37, और आउटसाइड के केस में जो इसकी वैल्यू है डेट इज द 22.70। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो वैल्यू है एक्स ओवर के आई, एक्स क्या है, दिस इज द थिकनेस। आपका स्लेट से वो कहता है कि आपके पास एक वॉल है जो ब्रिक की बनी हुई है और उसकी थिकनेस 100 mm है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, 100 mm यहाँ पे पुट करोगे। और हमने जो के की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ से देखें ब्रिक की बनी हुई है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.72, तो एक्स ओवर K1 100/0.72। इसी तरह उसके बाद उसने बताया कि वहां पे ब्रिक के बाद एक इंसुलेशन आपने की हुई है कंक्रीट की। कंक्रीट की वो कह देता है कि जो आपके पास थिकनेस जो है वो 1 mm है, तो कंक्रीट 1 ओवर जो उसके कोरस्पॉन्डिंग जिसकी वैल्यू है के की 1.72। तो आपके पास यहाँ जितनी भी वॉल की डिस्क्रिप्शन में वैल्यूज गिवन है वो सारी आप यहाँ पुट करोगे, तो यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आएगी डेट विल डिटरमाइन द ओवरऑल हीट कोएफिशिएंट। क्लियर है ये पॉइंट? मैम ये सही की समझ नहीं आई, सी जो सा आपने लिखा नहीं, ये क्या चीज़ है? बेसिकली दिस इज द थर्मल कंडक्टेंस। थर्मल कंडक्टेंस है हमारे पास, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी पर यूनिट थिकनेस। ठीक हो गया मैम। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास गिवन है जब हमारे पास मटेरियल गिवन है। इसी तरह एक और टेबल है हमारे पास, अगर हमारे पास यू फैक्टर हमने फाइंड आउट करना है फॉर ए कोल्ड स्टोरेज वॉल्स के लिए, रूफ्स एंड फ्लोर के लिए, और हमें थिकनेस गिवन है, ओनली मटेरियल गिवन नहीं है, सिर्फ इंसुलेशन की थिकनेस गिवन है। तो आप यहाँ से अब देखें, लेट से आपके पास वो कहते हैं कि आपके पास इंसुलेशन जो यूज कर रहे हैं आप थिकनेस, उसकी थिकनेस कितनी है 25 mm है। ठीक है, इस 25 mm के कोरस्पॉन्डिंगली आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपके पास और के फैक्टर जो है वो आपने फाइंड आउट कर लिया, और वो के फैक्टर लाइक करा है लेट्स 0.025, तो उस केस में जो यू फैक्टर की वैल्यू आएगी इट शुड बी 0.72। इसी तरह अगर इंसुलेशन थिकनेस जो है वो 50 mm है और के फैक्टर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.025, तो जो यू फैक्टर आएगा 0.0420। लेट्स से अगर इंसुलेशन थिकनेस 100 mm है और के फैक्टर हमने देखा इस वाले यहाँ से हमने देखा 100 mm की हमारे पास उसने मटेरियल दिया हुआ है, लेट से वुड ही है, और वुड का के फैक्टर हमारे पास कितना आ गया 0.16। आपने यहाँ पे देखा 0.16 इसके बिटवीन लाई कर रहा होगा, जहाँ पे लाई कर नहीं लाई कर तो हम उसकी इंटरपोलेशन करेंगे। थिकनेस कितनी है 100 mm, 100 mm के कोरस्पॉन्डिंगली जो हमारे पास के फैक्टर देखेंगे और के फैक्टर के कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ से वो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द यू कोएफिशिएंट ऑफ द हीट ट्रांसफर। तो इस तरह जस्ट मिनट इस इधर। टेबल 10/1 को और टेबल 10/2 को हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ओके मैम। क्लास टेबल क्लियर है आपके पास? मैम ये एंड वाला पॉइंट जरा दोबारा बता दें, इन दोनों की वैल्यूज को सम अप करके ये करेंगे कि ये क्या? वाला पॉइंट आप पूछो। हाँ जी। अच्छा, ये देखो इसके अंदर हमारे पास लेट से आपके पास वो कहता है एक वॉल है, वो किसकी बनी हुई है, उसमें सबसे पहले लेयर किसकी है, ब्रिक की है। ब्रिक के बाद उसके सेकंड लेयर किसकी उसने की हुई है, कंक्रीट की सेकंड लेयर की हुई है। थर्ड लेयर उसने अब उसके ऊपर जिप्सम प्लास्टर किया हुआ है। आपको वो कहता है कि आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट यू बताना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वो कहते हैं जी ब्रिक की थिकनेस आपके पास गिवन है 100 mm, इसी तरह कंक्रीट की थिकनेस वो कहता है आपके पास गिवन है 50 mm, और जिप्सम की थिकनेस वो कहता है लेट से 30 mm की बना है। अब आपने देखो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओवर यू, किसके इक्वल आएगा 1 ओवर एफ आई। एफ आई की वैल्यू मैंने आपको बताया क्या 9.37, ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन गिवन है टेबल्स के अंदर। अब सबसे पहले आपकी फर्स्ट लेयर किसकी है, ब्रिक की, प्लस कितनी थिकनेस है 100 mm की थिकनेस है, इसकी के वैल्यू कितनी है 0.72, प्लस सेकेंड लेयर किसकी है, कंक्रीट की, इसकी थिकनेस कितनी है 50 mm, 50 डिवाइडेड बाय कंक्रीट की के वैल्यू कितनी है अगेन दैट इज द 0.72, प्लस थर्ड लेयर किसकी है, जिप्सम की, जिप्सम की
उसने किसकी बताई हुई है 13 mm, और उसके कोरस्पॉन्डिंगली आपने देखा उसकी कितनी वैल्यू गिवन है 17.72। तो आपने यहाँ से 17.72 1/17 1/c प्लस 1/f नोट की आपके पास क्या वैल्यू गिवन है 22.70। अब ये आपको किसकी वैल्यू देगा, इट विल बी 1/u, और इसको रिवर्स करोगे तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी। मैम यहाँ पे फैजान जी, क्वेश्चन है। यस मैम, ठीक है, समझ लगी है। ठीक है, इस तरह जो भी मैम हमें जी जी मैम आपने यहाँ पे जैसे जिप्सम की ली है 13 mm की, यहाँ पे बिल्कुल, 17.75 है, लेकिन मैम इसका यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन है। लेकिन उसमें मैम अगर हमारे पास टेबल चेक क्योंकि करें, थिकनेस हमें ऑलरेडी उसने जिप्सम की हमें 13 mm की थिकनेस गिवन थी ना, हमने उसी थिकनेस के ऊपर उसकी वैल्यू ले ली है। तो मैम ये तो थर्मल कोफिशिएंट की वैल्यू है, ना कि के की वैल्यू है। क्या कह रहे हो? हम ये हाँ के तो की हमें वैल्यू तो कंसिडर, नहीं बेटा, ये थर्मल यहाँ पे के। कंडक्टेंस है ना, वॉट पर मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन यूनिट है उसका, जी इसके मैम, अंदर थिकनेस इंक्लूडेड है। ठीक हो गया। थिकनेस ऑफ मटेरियल ये देखो ना, यहाँ पे देखो, जब उसने सी की वैल्यू दी है तो मैंने उसकी थिकनेस इसके अंदर इंक्लूडेड है, 13 mm थिकनेस के कोरस्पॉन्डिंगली उसकी वैल्यू गिवन है। ठीक हो गया मैम। ठीक है, अच्छा इसी तरह हमने यहाँ से किस तरह u की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली, तो इस u की वैल्यू को हम फर्दर आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा अब एक प्रॉब्लम देखते हैं, वो कहते हैं डिटरमाइन द हीट फ्लो रेट इन वॉट्स, हीट फ्लो रेट फाइंड आउट करना है थ्रू अ वॉल ऑफ 3 मीटर बाय 6 मीटर if the u factor for the wall is 0.37 watt per meter square into Kelvin, and the temperature on the one side of the wall is 4 degree and temperature on the other side of the wall is 35 degree Celsius। तो हमें पता है Q किसके इक्वल होता है, Q is equal to U A into डेल्टा टी। U की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 0.37, एरिया मेरे पास कितना आ जाएगा 3/6, टेम्परेचर डिफरेंस है 35 माइनस 4, तो यहाँ से जो Q की वैल्यू मेरे पास आती है डेट विल बी 206 वॉट। तो इतना हीट जो है गेन होगा थ्रू द वॉल ड्यू टू दिस लोड। तो ये हीट गेन है हमारे पास वॉल का, इसको हम फर्दर इतनी हीट हमें उस सिस्टम से रिमूव करेंगे तो हमें वहां पे कूलिंग का प्रोसेस जो है वो अचीव होगा। क्लियर है ये पॉइंट? जी मैम। यस मैम, यस मैम। अच्छा अब सेकंड के ऊपर आ जाते हैं। हमारे पास सेकंड है जो हमारे पास डेट इज द एयर चेंज लोड। अब हमें लास्ट टाइम डिस्कस किया था एयर चेंज लोड क्यों होता है, अगर आपने रेफ्रिजरेटर का डोर सडनली ओपन कर दिया है या वहां पे कोई लीकेज इनफिल्ट्रेशन, कोई विंडो ओपन रह गई है, तो उसकी वजह से जो वहां पे हीटेड एयर रूम के अंदर एंटर हो जाएगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो उस हीटेड एयर को रूम से रिमूव करने के लिए जो लोड रिक्वायर्ड होगा दैट इज कॉल्ड द एयर चेंज लोड। अच्छा अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमारे पास आता है दिस इज द मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इनटू द इंथैल्पी डिफरेंस, आउटसाइड इंथैल्पी ऑफ द एयर माइनस इनसाइड इंथैल्पी ऑफ द एयर। क्योंकि हम एयर की क्वांटिटीज जो हैं वो किस फॉर्म में हम फाइंड आउट करते हैं, मास की आ जाएगी, इसका यूनिट होगा किलोग्राम पर सेकेंड, तो एयर को किलोग्राम पर सेकंड में फाइंड करना डिफिकल्ट होता है, इस वजह से हम इंस्टेड ऑफ मास यहाँ पे क्या यूज करते हैं, उसका वॉल्यूम लीटर पर सेकंड में यूज करते हैं कि कितना लीटर पर सेकंड ऑफ एयर जो है वो रूम के अंदर एंटर हुई है। तो कहते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ एयर एंटरिंग इन द स्पेस ड्यू टू द डोर ओपनिंग डिपेंड ऑन साइज लोकेशन, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, डोर की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब लोकेशन क्या है, लेट से आपका जो डोर है वो किसको फेस कर रहा है, डायरेक्टली सन को फेस कर रहा है, तो डेफिनेटली जब डोर ओपन करेंगे तो मैक्सिमम हीट जो है वो उसके अंदर एंटर होगी। इसी तरह रूम के अंदर एक और डोर है जो कि आपके पास ओपन हो रहा है किचन साइड के ऊपर, अगर आप इसको ओपन करोगे तो किचन की सारी हीट रूम के अंदर एंटर हो जाएगी। एक और डोर है जो कि ना तो किचन साइड को, जस्ट आपका सिंपल एक डोर है जो कि एक दूसरे रूम में ओपन होता है, तो उस केस में हीट की जो क्वांटिटी है, हीटिंग लोड होगा वो इस रूम के अंदर, या जो हीटेड एयर है उसकी क्वांटिटी डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू द लोकेशन ऑफ द डोर दैट इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द सन एंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोर ओपनिंग। ऐसा तो नहीं कि आप बार बार डोर ओपन एंड क्लोज कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उस केस में भी हमारे पास जो मैक्सिमम
एयर जो है वो अंदर एंटर होगी। इसी तरह हम इसको किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं रेदर देन द मास ऑफ हीट। सो द हीट गेन पर लीटर ऑफ द आउटसाइड इज प्रोवाइडेड। इसके लिए हीट गेन के लिए जो एयर चेंज लोड के लिए जो हम टेबल यूज करते हैं, टेबल 10/6A है और टेबल 10/6B है। अच्छा, दिस इज द टेबल 10/6A। इसमें देखें वो कहते हैं किलो जॉल्स पर लीटर रिमूव्ड इन कूलिंग एयर टू द स्टोरेज कंडीशन। ये हमारे पास डेल्टा एच गिवन है। अब यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू देखें, ये गिवन है डेल्टा एच। अगर आपके पास स्टोरेज का टेम्परेचर क्या है, अगर अबव 0 डिग्री सेल्सियस है तो आप टेबल नंबर 10/6A यूज करेंगे। अगर स्टोरेज का टेम्परेचर बिलो जो है 10/0 डिग्री सेल्सियस है तो इसके कोरोस्पॉन्डिंगली नेक्स्ट टेबल है टेबल 10/6B, उसको आप यूटिलाइज करेंगे। रीड किस तरह करना है इस टेबल को, सबसे पहले आपके पास जो स्टोरेज रूम का टेम्परेचर गिवन है वो आपने इस कॉलम से देखना है। 0 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक जो स्टोरेज रूम का टेम्परेचर होगा वो यहाँ से देखोगे। उसके बाद इनलेट एयर का टेम्परेचर जो है आपने वो यहाँ से देखना है 20, 30, 35, 40। इनलेट एयर टेम्परेचर के बाद आपने देखना है इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या गिवन है। अगर 50 गिवन है तो ये कॉलम है, 60, 70। इसी तरह अगर 30 इनलेट टेम्परेचर के ऊपर 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो हम ये वाला कॉलम जो है वो यूटिलाइज करेंगे। कैसे रीड करेंगे, इनलेट एयर टेम्परेचर, लेट से इनलेट एयर टेम्परेचर 30 है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 है, स्टोरेज रूम का टेम्परेचर 5 है, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0.0536 लीटर किलो जॉल्स पर लीटर हीट जो है वो वहां से रिमूव होगी। टेबल मैम क्लियर है ये सबको? रिपीट कर दें, 30 डिग्री आपने क्या बताया और मैं 50 दोबारा इसका रिपीट क्या कर था? रही हूँ, टेबल को हाँ आपने जी। कैसे रीड करना है। हमारे पास जो इनलेट एयर रूम के अंदर बाहर से जो एयर अंदर एंटर हो रही है वो कितने टेम्परेचर के ऊपर एंटर हो रही है, 30 डिग्री के ऊपर एंटर हो रही है और उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, 50% 50। है। 30 और 50 आपके पास ये कंडीशन आ गई। अब यस आपके मैम। रूम का टेम्परेचर कितना आपने सेट किया हुआ है, 5 डिग्री, तो दिस इज द स्टोरेज रूम टेम्परेचर 5। तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली कितने जाउल्स ऑफ हीट मुझे वहां से रिमूव करना पड़ेगा, 0.0536 किलो जाउल पर लीटर हीट हमें रिमूव करनी पड़ेगी वहां से। क्लियर है ये टेबल सबको? यस मैम, वो एक्चुअली वो नजर क्या नहीं मैम? था रहा 5 डिग्री वगैरह साइड पे। मैम ये 5 डिग्री का दोबारा रिपीट करते हैं जरा। यार वो लेफ्ट साइड पे ये डार्क देखें बेटा, हुआ ये हुआ है, वो टेम्परेचर नजर आ रहा है, गिवन वो है। लिखा हुआ है। ये जो मैं रेड के साथ ये हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये गिवन है 0, 5, 10 और 15 स्टोरेज रूम टेम्परेचर है। बेसिकली ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर आपने अपने फ्रिज को सेट किया हुआ है, आपके फ्रिज का इनसाइड टेम्परेचर जो है। और ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर आउटसाइड एयर उसके अंदर एंटर हो रही है। इट्स अ आउटसाइड एयर एंटरिंग इनटू रूम। क्लियर है ये पॉइंट? अब जी मैम। क्लास टेबल रीड करना क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा, अब एग्जांपल देखते हैं। कहते हैं कि द रेट ऑफ एयर इनफिल्ट्रेशन इनटू अ रेफ्रिजरेटेड स्पेस इज 8 लीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है मेरे पास, दैट इज 8 लीटर पर सेकेंड। इफ द इनसाइड ऑफ द कूलर इज मेंटेन्ड एट 2 डिग्री सेल्सियस। अब मेरे पास स्टोरेज रूम का टेम्परेचर कितना आ गया, 2 डिग्री। 2 डिग्री सेल्सियस है। And the outside dryable temperature and humidity is 30 and 50% relative humidity. Outside conditions क्या है, मैम 30 और 50। 30 डिग्री सेल्सियस ड्राइबल टेम्परेचर एंड 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आप लोगों ने एयर चेंज लोड कैलकुलेट करना है मैम किसमें? इसमें एक क्वेश्चन है, जी जो क्योंकि उसके अंदर तो वैल्यूज हमारे पास 0, 5 और इस तरह थी, तो बिल्कुल। 2 वाले के लिए हम क्या यूज तो मैं करेंगे, वही कौन सी वैल्यू? इंटरपोलेशन करने लगी हूँ, मैं आपके सामने इंटरपोलेशन करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब हमारे पास स्टोरेज रूम टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस उसने कहा है, एंड द आउटसाइड टेम्परेचर हमारे पास ये सब चीजें आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी वैल्यू सबसे पहले हमने आउटसाइड कंडीशन देखनी है। आउटसाइड कंडीशन मेरे पास क्या है, 30 एंड 50%। आपने यहाँ से 30 और 50% के आउटसाइड कंडीशन जो है वो मेंशन कर ली। तो मेरे पास, मैं इसको डिफरेंट कलर के साथ ये देखिए, ये रेड कलर का बॉक्स आपके सामने 30 है ना हमारे पास, ठीक है। हाँ,
ये रेड कलर का बॉक्स जो आपके सामने शो किया, ये हमारे पास आउटसाइड कंडीशन आ गई। अब देखो 2 डिग्री सेल्सियस कहाँ लाई करा होगा, बिटवीन 0 एंड 5। इट मींस अगर मैं 0 और 5 के इन बिटवीन इंटरपोलेशन करती हूँ तो मेरे पास किसका टेम्परेचर आ जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आ जाएगा। क्लियर यस है मैम। ये पॉइंट? अब हम कर लेते हैं इंटरपोलेशन कर लेते हैं। एक और जस्ट अच्छा, अब वैल्यूज लिखें। यहाँ से सबसे पहले 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैं यहीं पे करती हूँ 5 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है। डेल्टा एच की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.0536 0.0536। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 0.0638। 0.0639। हमें किसके ऊपर रिक्वायर्ड है, 2 के ऊपर रिक्वायर्ड है, और ये हमारे पास 2 के ऊपर। अननोन आ जाएगा। अच्छा, अब इंटरपोलेशन आप कैसे करते हैं, सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। वैल्यू पुट करते हैं, इनमें से किसी एक टर्म को आप y का नाम दे दें, किसी एक टर्म को आप लोग s का नाम दे दें। लेट से मैं कह देती हूँ कि मेरे पास ये जो है वो y वाली टर्म्स हैं और ये मेरे पास क्या है, x वाली टर्म है। तो बेहतर होता है कि आप टेम्परेचर जो है वो केल्विन में कन्वर्ट कर लें। अच्छा, क्योंकि डिफरेंस है तो ऐसा मैटर नहीं करता। अब y मेरे पास अननोन है, y1 कितना है मेरे पास 5 डिग्री सेल्सियस, y2 कितना है 5, y1 कितना है मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस, x2 कितना है 0.0639 माइनस x1 के 0.0536 इंटू x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 0.0536। नहीं, हमने x किसे लिए, मैम ये समझ नहीं आई मैम आपने एक्स y भी की अननोन है वैल्यू मैम, की तो और ये ठीक है एक्स वो x हमने की यहाँ वैल्यू से कर भी की एक लेते है। अलग आइडेंटिटी है। हैं। ठीक है, चलिए एक मिनट। अच्छा, हम ये y की वैल्यूज है हमारे, ये y की वैल्यूज ले लें और ये x की वैल्यूज ले लें, क्योंकि अननोन एक तरफ रहेगा। तो y माइनस y1 कितना आ जाएगा 0.0536, 0.536। अब y2 कितना आ जाएगा 0.0639 माइनस 0.0536। x2 कितना आ जाएगा मेरे पास 0 माइनस 5। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और x1 कितना आ जाएगा मेरे पास 5। हाँ जी, मुझे यहाँ से जरा y की वैल्यू बताएं क्या आएगी। हाँ जी, जरा मुझे y की वैल्यू प्लीज कैलकुलेट करके बताइएगा क्या आती है। क्लास फॉर्मूला क्लियर है, जो वैल्यूज पुट की हैं, किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। बाकी लोग सो के हैं, जाग रहे हैं? हम ये कैलकुलेट करके बताते हम हैं वाई की वैल्यू। जाग रहे हैं मैम। हाँ जी, मुझे कैलकुलेट करके बताएं क्या वैल्यू आती है। मैम 0.05978। 0.5978। 05978। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा एच की वैल्यू आ गई। अब डेल्टा एच हमारे पास आ जाएगा तो हमारे पास एयर चेंज लोड किसके इक्वल आ जाएगा, it will be equal to volume that is in liter per second into ये डेल्टा एच की वैल्यू से हमारे पास आएगी किलो जॉल पर लीटर्स इंटू किलो जॉल्स पर लीटर। अब देखिए लीटर लीटर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा किलो जॉल पर सेकंड, और किलो जॉल पर सेकंड किसका यूनिट होता है, दैट इज द यूनिट ऑफ किलोवाट। तो मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम कितना आपके पास 8 लीटर पर सेकंड, 8 मल्टीप्लाई बाय 0.05978। तो ये आपका जो वैल्यू आएगी दिस इज द एयर चेंज लोड। क्लास क्लियर है सबको? मैम ये एयर चेंज लोड क्लियर नहीं है मैम, ये लास्ट स्टेप जो था कुछ भी नहीं
किया मैंने, सिंपली वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करवा दिया किसके साथ, डेल्टा एच के साथ। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, m इंटू डेल्टा एच, मैस इंटू डेल्टा एच और वॉल्यूम इंटू डेल्टा एच। क्लास यस क्लियर मैम, है ये समझ पॉइंट गया। सबको? यस मैम। एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अब देखिए वो कहता है कि एक स्टोरेज रूम है, अ स्टोरेज कूलर हैज आउटसाइड डायमेंशन ऑफ 4 by 5 by 3, outside temperature is 25 degree Celsius and the relative humidity is 50%। अब ये आउटसाइड कंडीशन है, 25 डिग्री सेल्सियस ड्राइबल टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, 50%। इनसाइड ऑफ द कूलर इज मेंटेन्ड एट 2 डिग्री सेल्सियस। स्टोरेज रूम का टेम्परेचर क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस है एंड द यूजेज इज एवरेज। द वॉल्स ऑफ द कूलर्स आर अप्रोक्सीमेटली 150 मिलीमीटर थे। आपने क्या कैलकुलेट करना है, एयर चेंज लोड कैलकुलेट करना है इन वॉट के अंदर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा अब मैम देखें फिर से अगेन, मैम एयर इंटरपोलेशन चेंज लोड क्या हुआ? कौन पूछा एयर चेंज लोड क्या होगा? मैं अली कहाँ पर थे आप पहले? मैंने थोड़ी देर पहले ज्वाइन की। मैंने थोड़ी देर पहले ज्वाइन करा, हमने पिछला लेक्चर भी नहीं पढ़ा हुआ। तो नहीं बेटा मैम मैं पिछले बार बार वो पीछे मैं इस तरह तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप पिछला लेक्चर पढ़ें, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि एयर चेंज लोड क्या होता है। अच्छा आप देखिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आउटसाइड कंडीशन 25 एंड 50। टेबल के ऊपर आ जाए, इसको अगर हम क्लियर कर लेते हैं। अच्छा अब ये देखें, ये जो येलो के साथ अब हमारा टेम्परेचर कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस है स्टोरेज रूम का टेम्परेचर। अगेन वो किसके अंदर लाई कर रहा होगा, बिटवीन 0 एंड 5 डिग्री सेल्सियस। तो आपने क्या करना है, और आउटसाइड कंडीशन क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो मैं किसके बिटवीन इंटरपोलेशन करूंगी, बिटवीन 0 एंड 5। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस और ये दो वैल्यू जो कि येलो बॉक्स के साथ आपके सामने शो किए हुए, इन दोनों की हम इंटरपोलेशन करेंगे। टेबल से वैल्यूज क्लियर है, अब हम इंटरपोलेशन बाद में करते हैं। टेबल की वैल्यू क्लियर है सबको, किस तरह हमने रीड की है? मैम ये यस टेबल की यस वैल्यूज मैम। दोबारा बताएं मैम एक दफा। दोबारा बता रही हूँ। सबसे जी पहले मैम। आपने देखना है आपकी आउटसाइड कंडीशन क्या है। आउटसाइड देखो न्यूमेरिकल के अंदर आउटसाइड कंडीशन है 25 डिग्री सेल्सियस एंड 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आप आ जाओ इस टेबल के ऊपर, 25 डिग्री सेल्सियस एंड मैम ये 50% पता चल रिलेटिव। गया है, ये जो 150 मिलीमीटर थिकनेस है उसका कैसे मतलब क्लियर अभी करेंगे? मैंने उसको नहीं बताया, अभी सिर्फ आप टेबल की वैल्यू देखें। और हाँ स्टोरेज रूम का टेम्परेचर क्या है, 2 डिग्री। 2 डिग्री कहाँ पे लाई करा होगा, बिटवीन 0 एंड 5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अब सबसे पहले हमने क्या कर लेते हैं, इंटरपोलेशन करके हम 2 डिग्री सेल्सियस के लिए डेल्टा एच फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं वैल्यू लिखती हूँ, 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेरे पास जो डेल्टा एच की वैल्यू है डेट इज 0.03388। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो डेल्टा एच की वैल्यू है डेट इज 0.0493। 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मुझे वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करना है। दिस इज द अननोन। अच्छा मैं इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देती हूँ। एक साइड को मैं, इस साइड को मैंने y की वैल्यूज ले ली है और ये मेरे पास क्या है, x की वैल्यूज हैं। तो मेरे पास यहाँ से जो वैल्यू आ जाती है यहाँ पुट करते हैं, तो y माइनस 0.03। वैल्यू सबको पता है ना किस तरह पुट करते हैं, मैं इसलिए डायरेक्ट पुट कर रही हूँ कि किसी को यहाँ कंफ्यूजन है तो यही पूछ ले मुझसे। 0.0493 माइनस मैम 0.03 जी 88। ये एक दफा बता दें क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैम। ये के y1 कौन सी वैल्यू आप ले रही हैं और ये y2 देखिए, कौन सी वैल्यू ले रही ये हैं? इसको मैंने ले लिया है, दिस इज द y1, दिस इज y2, ठीक है दिस इज y, दिस इज x1, दिस इज द x2 एंड दिस द वैल्यू ऑफ x। ठीक है मैम, समझ लग। अच्छा डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 माइनस 5। अब यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस था तो मैं इसलिए डायरेक्ट सेल्सियस में वैल्यू पुट कर रही हूँ। अगर सिंगल टेम्परेचर होगा तो आप कभी भी सेल्सियस में वैल्यू पुट ना कीजिएगा, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना आपने, ठीक है। 2 माइनस 5, तो यहाँ से मेरे पास y डेल्टा एच जो आ जाता है वो मेरे पास उसकी वैल्यू जाती है, मैंने कैलकुलेट किया 0.0451 किलो जॉल
पर लीटर। हमने ये वैल्यू निकाल ली 0.0451। अच्छा, अब हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम देखिए मेरे पास यहाँ से मुझे रूम की डायमेंशन गिवन है 4/5/3 मीटर। ये क्या है, उसकी आउटसाइड डायमेंशन है। उसके बाद उसने क्या किया कि जो वॉल्स हैं वो कितने मिलीमीटर थिक है, अप्रोक्सीमेटली 150 मिलीमीटर थिक है। अब आप एक ये रूम के अंदर देखें, बेसिकली मैं इसका अगर वॉल्यूम निकालना चाहूँ, इनसाइड वॉल्यूम निकालना चाहूँ, इनसाइड वॉल्यूम, आउटसाइड की बात नहीं कर रही, इनसाइड वॉल्यूम की बात कर रही हूँ। मेरे पास वॉल्यूम वैसे क्या होगा, 4 × 5 × 3, दिस इज द आउटसाइड वॉल्यूम। अब मुझे क्या निकालना है, इनसाइड वॉल्यूम निकालना है। इंसुलेशन मेरे पास कितनी है, 150 मिलीमीटर ठीक। अब मैं कैन आई राइट इनसाइड वॉल्यूम के लिए 4 माइनस 150 मिलीमीटर दैट इज 0.15। तो इसको मैं, मेरे पास एक रूम के अंदर 4 जो वाली मेरे पास 4 वाली साइड है, इसके अंदर से अगर मैं 2 टाइम इंसुलेशन माइनस कर दूं, दोबारा देखिएगा फॉर्मूला लिख लूं, उसके बाद देखिए 4 × 0.3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस, मतलब कि मैम हर लेंथ में से आप 2 टाइम उसकी थिकनेस को माइनस कर रहे हैं, 3 माइनस 0.3। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इनसाइड वॉल्यूम आ जाएगा। आप देखें आपके सामने ये रूम ओके है, हो गया मैम। ठीक है, ये आपको वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। तो मैंने ये थिकनेस अगर ये माइनस कर दूं, सारी माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये इनसाइड वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखो ये साइड जी मैम। और ये साइड मैम 1.5 0.3 ही क्यों लिया है? मैंने, क्योंकि दो चाहिए ना साइड टोटल, होती मेरे हैं। पास 4 साइड्स, 6 साइड्स बनती है ना मेरे पास, यस मैम। तो इसलिए मैंने 1.5 दोनों में से, ये 4 वाली हाइट में से भी मैंने 1.5 माइनस कर दिया, 5 वाली हाइट में से भी 1.5 × 1.5 माइनस कर दिया, और 3 वाली हाइट में से भी 1.5 और 1.5 जो है वो माइनस कर दिया। तो बाकी जो मेरे पास ये क्या रह जाएगा, दिस इज द इनसाइड वॉल्यूम। ये तो 2D पिक्चर है ना, आप अपने रूम के अंदर 3D इसको करके देखें तो आप बस टोटल 6 आपके पास डायमेंशंस बनती है ना। क्लास से पॉइंट क्लियर है? क्लास इनसाइड वॉल्यूम क्लियर है सबको, कैसे निकालना है, सिंपल यस मैथ मैम। यूज किए। चलिए अब मैम आप अगर ये इनसाइड वॉल्यूम हमारे पास कोई और हो, मैम अगर इसी न्यूमेरिकल के अंदर इनसाइड वॉल्यूम की जो देर 150 मिलीमीटर है ना, अगर ये हमारे पास 200 मिलीमीटर हो जाता है, तो अगर ये 200 का 2 का 4 माइनस करेंगे 200/2, हम तो फिर। ये 0.4 माइनस 0.4, 5 माइनस 0.4, 3 माइनस 0.4, 0.4, हाँ ठीक हो गया मैम। 0.4 ठीक डबल हो कर गया, देते हैं ना आपके पास। आप देखो ना, डबल आप कर अपने देते रूम, हैं, हाँ ठीक आप हो अपने गया। रूम के अंदर देखो ना, आप बस हर दीवार के दरमियान, मतलब आपने हर साइड से थिकनेस माइनस करनी है ठीक हो गया नोटिस। मैम। चले आपके पास इनसाइड वॉल्यूम आ गया। अच्छा, अब इनसाइड जब वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, हमने डेल्टा एच भी जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एयर चेंज लोड जो है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब एयर चेंज लोड जब हमारे पास वॉल्यूम गिवन होता है, तो रूम के अंदर कितनी वॉल्यूम तो हमने निकाल लिया, अब रूम के अंदर कितनी एयर आ रही है। तो आपके पास ये देखें टेबल 10/7 है। इस टेबल 10/7 के अंदर उसने आपको रूम के वॉल्यूम के कोरस्पॉन्डिंगली बताया हुआ है कि लेट से अगर आपके रूम का वॉल्यूम 40 मीटर क्यूब है, तो और आपका जो स्टोरेज रूम का टेम्परेचर आपने कितने टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन करना है, 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपने मेंटेन करना है। तो जो रूम के अंदर एयर मैक्सिमम आ सकती है वो कितने लीटर पर सेकंड हो सकती है, 6.8 लीटर पर सेकंड हो सकती है। टेबल ठीक है मैम। 10/7 है, that is the average air infiltration rate in liter per second due to the door opening। कि अगर आपके रूम का टेम्परेचर वॉल्यूम 40 मीटर क्यूब है और आपने रूम को मेंटेन किया हुआ है अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो मैक्सिमम कितना एयर जो है रूम के अंदर आ सकती है, वो 6.8 है, 7.5 है, 9 है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रूम के वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। क्लास टेबल क्लियर है? यस मैम। अब देखें, अब लेकिन हमारे हमारा पास, तो सर मैम हमारा तो 47 निकला, अब तो हम हमारा इसकी वॉल्यूम 40 और कितना है, 47 मीटर 47। क्यूब। हमारा वॉल्यूम किसके बिटवीन लाई कर रहा है, बिटवीन 40 एंड 50। हमारे रूम का टेम्परेचर कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो इट मींस हम कौन सा वाला टेबल देखेंगे, रूम अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से हमने देखा 40 के ऊपर इनफिल्ट्रेशन रेट कितना है, 6.8,
50 के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन रेट कितना है 7.5, तो 47 के ऊपर जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है लेट्स से उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। क्लास क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। सिंपल आप पुट करते हैं यहाँ पे, अगेन मैं वही इंटरपोलेशन करूंगी यहाँ पे, तो 47 इन वैल्यूज को आप ले लो, लेट्स से दीज आर द y values, this is y1, this is y2, this is y, this is x1, x2 and this is x value। पुट करते हैं वैल्यूज, 47 minus 40 is equal to 50 minus 40, 7.5 minus 6 x minus 6.8। तो यहाँ से मेरे पास जो इन्फिल्ट्रेशन रेट आ जाता है, सॉरी यहाँ लिख रही हूँ मैं, इन्फिल्ट्रेशन रेट जो मेरे पास आता है बाय इंटरपोलेशन, उसकी वैल्यू आती है 7.3 लीटर्स पर सेकेंड। अभी देखें ये 7.3 लीटर पर सेकेंड इन्फिल्ट्रेशन रेट आ गया। डेल्टा एच मैंने कितना निकाला है 0.0451, तो एयर गेन लोड क्यू, एयर चेंज लोड क्या आ जाएगा, एयर चेंज लोड will be equal to 7.3 liter per second multiply by 0.0451 kilojoule पर लीटर, लीटर लीटर से कैंसिल, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 0.0329 किलोवाट जो है एयर चेंज लोड होगा रूम के अंदर। इतना हीट वहां से लो हीटिंग लोड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द डोर ओपनिंग, तो इसको हमें वहां से रिमूव करना पड़ेगा टू प्रोवाइड द कूलिंग। मैम ये 7.3 का बता दें, ये समझ नहीं आया बेटा, ये यहाँ से हमने निकाला है, दिस इज द, वो कहता है कि अगर आपके पास रूम का वॉल्यूम, आपके पास ये नहीं गिवन था, आपको सिर्फ रूम का वॉल्यूम गिवन था, ये नहीं उसने बताया था कि कितनी एयर अंदर आ रही है। अगर आपके पास रूम का वॉल्यूम गिवन हो तो आप यहाँ से एयर पर सेकेंड जो रूम के अंदर आ रही है उसको कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द टेबल 10/1। तो इस टेबल 10/1 से मेरे पास जो वैल्यू आई है वो 7.3 लीटर पर सेकेंड आई है। क्लास क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस मैम। जी मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाए, आफ्टर द एयर चेंज लोड द नेक्स्ट वन लोड इज द प्रोडक्ट लोड। प्रोडक्ट लोड क्या होता है? अब प्रोडक्ट लोड हमने बात की थी, वो डिपेंड कर रहा होता है, लाइक आपने फूड रखा हुआ है फ्रिज के अंदर, कोई वेजिटेबल्स रखी हैं, फ्रूट रखा है, मीट रखा है, या कोई भी इस तरह की चीज जो आपने फ्रिज के अंदर रखी है, वो आपकी किसके अंदर आती है, डेट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट लोड। जब हम एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं तो एयर कंडीशनिंग में हमारे पास प्रोडक्ट लोड नहीं होता। एयर कंडीशनिंग के अंदर, रेफ्रिजरेशन के अंदर प्रोडक्ट लोड होता है। एयर कंडीशनिंग के अंदर हम लोगों की वजह से, इक्विपमेंट की वजह से, वहाँ पे जो लाइट्स लगी हुई है रूम की, उनकी वजह से जो लोड है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट लोड है इट इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द रेफ्रिजरेशन। सो अब देखो, लेट से आपने एक फ्रिज के अंदर एक वेजिटेबल 1 किलो आपने सब्जी रखी है, आपने उसके बाद उसके आपके पास उसको हीट को, उसका टेम्परेचर ड्रॉप करना डिफरेंट होगा। आपने 1 kg मीट रखा है, उसका टेम्परेचर डिफरेंस और होगा। 1 kg आपने कोई फ्रूट रखा है, इस तरह वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लोड जो है वो वेरी करता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द मैस, स्पेसिफिक हीट into the temperature of the product। डेल्टा टी लाइक जिस प्रोडक्ट टेम्परेचर के ऊपर प्रोडक्ट एंटर हो रही है माइनस जो आपने स्टोरेज रूम का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया हुआ है। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। जी मैम। अब ये जो सी की वैल्यू है हमारे पास, ये देखें, जैसे आपके सामने ये टेबल गिवन है, ये डिजाइन डाटा है मीट स्टोरेज के लिए। टेबल नजर आ रहा है आप लोगों को? बेसिकली चैप्टर नंबर 10 में से टेबल है। अब देखो, जैसे आपने वो कहते हैं बीफ आपने रखा है, ठीक है, बीफ अगर आपने कंबाइंड है चिल एंड होल्डिंग, अब देखो वो कितने टेम्परेचर के पास चिल होना स्टार्ट हुआ, उसके लिए रिकमेंडेड टेम्परेचर है चिलिंग के लिए 3.5, और उसको स्टोर करने के लिए रिकमेंडेड टेम्परेचर कितने है 0.5 है। ये बीफ की कंडीशन है जो कि ऑलरेडी किसी फ्रिज में पड़ा हुआ था और उसने आपने उसको लाके अपनी फ्रिज में रखा है। इसी तरह अगर आप एक दुकान से फ्रेश बीफ लेकर आए हैं तो उसके लिए अगर आपने उसको शॉर्ट टर्म पे
मतलब चिल करना है तो रिकमेंडेड टेम्परेचर ये है। अगर आपने उसको ये देखें उसकी टेम्परेचर रेंज की मैंने 1.75 से लेके 4.5, दिस इज द परमिसिबल टेम्परेचर रेंज। इसी तरह उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितने परसेंट रिकमेंडेड है, 87% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिकमेंडेड है। इसी तरह उसका कितने घंटे उसको लगेंगे, दिस विल बी द रिकमेंडेड टाइम चिलिंग डाटा कि 18 घंटे के अंदर प्रॉपर्ली वो अपना चिल जो है इस टेम्परेचर के ऊपर चिल हो जाएगा। कितने वीक तक आप उसको स्टोर कर सकते हो, 3 वीक तक आप उसको फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? क्लास ये डाटा क्लियर है किस तरह लिया है हमने? हाँ मैम, यस मैम। दोबारा बता दें। मैं दोबारा बता रही हूँ, आपके पास ये देखें डिजाइन डाटा गिवन है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। आप देखोगे टेबल नंबर 10/8, 10/9, 10/10 आपके पास ये डाटा है मीट के लिए। इसी तरह एक डाटा होगा वेजिटेबल्स के लिए, एक डाटा होगा हमारे पास फ्रूट्स के लिए। लेट्स से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बी फ्रेश, कि आप मार्केट से फ्रेश बीफ लेकर आए हैं, तो उसको उसके लिए रिकमेंडेड टेम्परेचर कितना है, 1.75 से लेके 4.5 डिग्री सेल्सियस जो है उसके लिए रिकमेंडेड टेम्परेचर है, -1 डिग्री ये सेल्सियस। निकला कैसे? बेटा ये ये डिजाइन रिकमेंडेड डाटा ये सब कुछ डिजाइन हुआ हुआ है पहले प्रॉपर रिसर्च के थ्रू। ये हमारा काम नहीं है, ये हमने निकाला नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे पास प्रोवाइडेड है मैनुअल अकॉर्डिंग टू एशरे, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड वेंटिलेशन। ये सब डाटा हमारे पास वहां से आया है। ठीक है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि आपने कितने वीक के लिए बीफ को स्टोर कर सकते हैं अपने फ्रिज में, 3 वीक्स के लिए। इसी तरह बीफ की जो स्पेसिफिक हीट है वो कितनी 3.14 है। ठीक है, आफ्टर फ्रीजिंग, बिफोर फ्रीजिंग, आफ्टर फ्रीजिंग उसकी स्पेसिफिक हीट ये है, इतनी लेटेंट हीट वो रिजेक्ट करेगा, इतनी उसके अंदर वाटर कंटेंट इतने परसेंट होंगे, फ्रीजिंग पॉइंट उसका -0.5 होना चाहिए। तो ये सारा डाटा इस तरह डिफरेंट कंपोनेंट्स के अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पे उसका डिजाइन डाटा जो है वो गिवन है। क्लियर है क्लास ये पॉइंट सबको? यस यस चलिए मैम। एक एग्जांपल देखते हैं। कहता है 3500 किलोग्राम ऑफ फ्रेश बीफ। अब देखो सबसे पहले ये 3500 किलोग्राम उसका क्या है, मैस बीफ क्या है, फ्रेश बीफ है। एंटर्स अ चिलिंग कूलर एट 39 डिग्री सेल्सियस। जिस रूम के आप इस टाइम जब आप बीफ लेके आए तो उसका टेम्परेचर कितना है, 39। आपने बीफ को कितने टेम्परेचर तक चिल करना है, 7 डिग्री सेल्सियस। कंप्यूट द प्रोडक्ट लोड इन किलो जॉल। आपने बताना है कि कितने अमाउंट ऑफ हीट जो है वो उसको रिक्वायर्ड होगी। तो अभी हमें पता है कितना वो कंट्रीब्यूट करेगा उस हीट कूलिंग को, हीटिंग के अंदर। MCP डेल्टा टी, मैस कितना है मेरे पास 3500 किलोग्राम, डेल्टा टी मेरे पास कितना आ जाएगा 39 - 7। अब मुझे क्या चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। डिजाइन डाटा फॉर मीट के ऊपर आ जाए, वहां से कौन सा आप डाटा लेंगे, ये फ्रेश बीफ का डाटा लेंगे, दिस इज द फ्रेश बीफ। उसके कोरस्पॉन्डिंगली उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है 3.14। तो आप यहाँ से 3.14 जो है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई, तो 3.14। तो यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आ जाती है डेट इज द 351 into 681 kilojoule. This much amount of heat will produce in the refrigerated state, and we have to remove that much amount of the product load. Class clear है ये point? यस मैम। जी मैम। यस मैम। अच्छा, अब इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को वो कहता है कि डिटरमाइन द प्रोडक्ट लोड इन किलोवाट्स that the beef described in the example is chilled in 20 hour। अब वही जो बीफ है, अब उसको हमने कितनी देर के लिए चिल करना है, 20 आवर। 24 आवर में से अब हमने उसको 20 आवर्स के लिए जो है वो चिल करना है। तो आपके पास जितना भी MC डेल्टा टी डिवाइड कर देंगे उसको, जितना आपके पास डिजायर्ड कूलिंग टाइम है सेकंड्स में, आपको 20 आवर्स गिवन है, सेकंड्स में 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास ये 4.88 किलोवाट लोड जो है वो आपके पास प्रोड्यूस होगा 20 आवर के अंदर, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा हीट, जो कि वहाँ पे हीट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। 4.88 किलोवाट हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द रेफ्रिजरेटेड स्पेस एंड विल कंट्रीब्यूट इनटू द कूलिंग लोड। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। यस मैम। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले। नो मैम। चलें, अच्छा उसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाता है चिलिंग रेट फैक्टर। अच्छा, अब चिलिंग रेट फैक्टर को बेसिकली हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि लेट्स से जब आपने फूड फ्रिज के अंदर रखा तो इनिशियली फ्रिज को जो है रेफ्रिजरेशन को वहाँ पे ज़्यादा कूलिंग लोड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिफरेंस है बिटवीन टेम्परेचर डेल्टा टी जो है, आप कह लो टी फूड इनिशियल टेम्परेचर माइनस टी स्टोरेज जो है वो डेल्टा टी इनिशियली ज़्यादा होगा।
अगर हमारे पास ये डेल्टा टी ज्यादा है तो इट मींस इनिशियली रेफ्रिजरेशन को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अगर रेफ्रिजरेशन को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो स्टार्ट के ऊपर रेफ्रिजरेशन के ऊपर लोड जो है वो ज्यादा होगा। उसको हम क्या कहते हैं कि स्टार्ट में चिलिंग रेट बेसिकली क्या होगा, ज्यादा होगा। चिलिंग रेट ज्यादा होने की वजह से लोड ऑन इक्विपमेंट वो भी ज्यादा होगा। ज्यादा सो टू कंपनसेट इट and for the even distribution of the load on the equipment over the time, हम वहां पे क्या करते हैं, एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दिस इज कॉल्ड द चिलिंग रेट फैक्टर। उसको क्या कहते हैं, चिलिंग रेट फैक्टर कहते हैं। वो कहते हैं कि हमने वहां पे लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो हमारे पास एम सी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय चिलिंग टाइम इन सेकेंड, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, चिलिंग फैक्टर के साथ। तो जो हमारे पास क्यू आता है दैट विल प्रोवाइड द इवन डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू ऑफ द लोड। कि अब ये नहीं है कि इनिशियली जैसे आपने फूड को रखा तो उस टाइम पे लोड ज्यादा था तो वो उसको वहां पे कंपनसेट नहीं कर पाता, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमने वहां पे क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया, दैट इज द चिलिंग रेट फैक्टर। एग्जांपल देखें उसी प्रोडक्ट के अंदर, वो कहते हैं कि बताएं कि चिलिंग रेट फैक्टर इम्प्लाइंग द अप्रोप्रिएट चिलिंग रेट फैक्टर, उस एग्जांपल के अंदर। तो अब चिलिंग रेट फैक्टर के लिए हम डाटा कहाँ से लेते हैं, टेबल 10/8 के ऊपर आ जाए। अगेन वही जो हमने टेबल, अब ये देखिए ये हमारे पास टेबल है, इसके अंदर देखिए हमारे पास चिलिंग फैक्टर गिवन है। ये देखें ये हमारे पास क्या गिवन है, दिस इज द चिलिंग डाटा, और चिलिंग डाटा के अंदर ये देखिए ये क्या गिवन है, दिस इज द रेट फैक्टर। तो फ्रेश बीफ के लिए चिलिंग फैक्टर कितने हैं, 0.67। तो आपने सिंपली क्या करना है, उसी डाटा के अंदर 3620 इंटू 0.67 कर देंगे तो ये हमारे पास 7.3 किलोवाट। अब देखें विदाउट चिलिंग फैक्टर कितना लोड आ रहा था, 4.88 किलोवाट। विद चिलिंग फैक्टर लोड कितना आ रहा है, 7.3 किलोवाट। इट मींस अब हमारे पास हमने लोड को ऑलरेडी इंक्रीज कर दिया। अब हमारे पास स्टार्ट में जब लोड ज्यादा होगा तो रेफ्रिजरेटर तब भी प्रॉपर्ली जो है वो मैम, वर्क करेगा। ये जी ये डिवाइड करना है ना, जी मतलब बिल्कुल ये ऊपर वाला पूरे बिल्कुल फैक्टर से। बिल्कुल ठीक है। डिवाइड करना है चिलिंग टाइम के साथ। चिलिंग फैक्टर एम सी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय चिलिंग टाइम मल्टीप्लाई बाय फैक्टर। मैम काइंडली चिलिंग फैक्टर बता देंगे टेबल। मैं चिलिंग फैक्टर दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। बेसिकली इनिशियली जब आप अपना कोई प्रोडक्ट फ्रिज के अंदर रखते हो तो उसका टेम्परेचर, क्योंकि आपने उसको आउटसाइड टेम्परेचर से लेके जा रहे हो, आउटसाइड टेम्परेचर डिफरेंस टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है। लेट से आपने जो फूड लेके गए उस टाइम वो 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर था, आपने उसको फ्रिज के अंदर मेंटेन करना है 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब जैसे आप देखो जब जैसे आपने फ्रिज के अंदर फूड रखा तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, 35 माइनस 5, 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है। अच्छा 2 घंटे बाद लेट से टेम्परेचर क्या हो गया, वो 25 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर डिक्रीज हुआ, 20 हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है डिफरेंस डिक्रीज होता जाएगा। बट इनिशियली इस ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, टेम्परेचर डेल्टा टी ज्यादा होने की वजह से लोड जो होता है इक्विपमेंट के ऊपर ज्यादा हो जाता है। इक्विपमेंट के ऊपर लोड क्यों ज्यादा हो जाता है, क्योंकि चिलिंग रेट ज्यादा है ना। चिलिंग रेट ज्यादा होने की वजह से इक्विपमेंट के ऊपर लोड ज्यादा हो जाता है। उस ज्यादा लोड को कंपनसेट करने के लिए हम वहां पे क्या इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, चिलिंग फैक्टर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। क्लियर है ये पॉइंट सबको? जी मैम। यस मैम। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। नो मैम। अच्छा चिलिंग फैक्टर के बाद हमारे पास जो नो एक मैम। और पॉइंट आता है जी, बस करते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। यस मैंने मैम, तो वैसे आज मैम काफी हम ये भी कह सकते हैं अगर चिलिंग फैक्टर जितना ज्यादा होगा लोड उतना कम होगा। चिलिंग फैक्टर जितना ज्यादा होगा लोड वाइस ज्यादा वर्सा, होगा। अगर चिलिंग नहीं, लोड फैक्टर कम होगा ना, वो चिलिंग डिवाइड रेट हो रहा है। ज्यादा होगा तो लोड ज्यादा होगा, चिलिंग फैक्टर आता जाएगा तो उसके अंदर लोड कम होता जाएगा। बिल्कुल जी मैम। टू डिफरेंट अब टर्म देखें है, ना फैक्ट, हाँ। वन इज द चिलिंग रेट हम्म। एंड सेकंड वन इज द चिलिंग फैक्टर। चिलिंग रेट ज्यादा होने की वजह से लोड जो है वो ज्यादा होगा। चिलिंग फैक्टर जितना ज्यादा करते जाएंगे हमारा इक्विपमेंट के ऊपर लोड उतना कम होता जाएगा, कम होगा। इवनली सही। डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, कम नहीं होता जाएगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। ठीक है। हाँ जी काफी है आज के लिए। यस मैम। यस मैम, इतना मैम वो काफी। क्विज का बता दें। हाँ जी अब मैं क्विज का बता देती हूँ। अच्छा क्विज जो है आप लोगों का 30 मिनट का क्विज होगा, डेट विल बी ऑन थर्सडे।
थर्सडे वाले दिन मैं आप लोगों को सबसे पहले हम वहाँ पे आप लोगों के बेसिकली 20 मिनट का क्विज है। 5 मिनट आप लोगों का उसका स्टार्टिंग टाइम है कि आप लोगों ने उसको पढ़ना है, और 5 मिनट आप लोगों का अपलोडिंग टाइम होगा। टोटल मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन ग्राफ भी उसके अंदर ही गिवन होगा। आप लोगों ने जस्ट वहां पे वैल्यूज पुट करनी है, ग्राफ के ऊपर डाटा शो करना है जो आपका सोल्यूशन है। अब लेट्स से आपके पास ग्राफ गिवन है, क्योंकि अब आप ग्राफ तो एज इट इज नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, आपने ग्राफ को सिंपली पेपर के ऊपर यूं ड्रॉ करके और अपनी यहाँ पे यूं वैल्यूज शो करके वहां पे वैल्यूज को पेज के ऊपर बता देना है। देन आपने उसको स्कैन करके वहां पे सोल्यूशन को सबमिट कर देना है। ठीक है। क्विज जो जिस सॉफ्टवेयर पे होगा दैट इज मैं उसी दिन आपको बताऊंगी। सिंपल है, आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना, सिर्फ आपने सबमिट का बटन जो वो प्रेस करना होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है और आपके पास। अच्छा, उसके बाद ये आप लोगों का क्विज का टाइम है, लेकिन आप लोगों का माइक्रोफोन और कैमरा जिस भी डिवाइस के ऊपर आप कर रहे हैं मैम सबका माइक्रोफोन और कैमरा ऑन होना चाहिए। आप उस दिन आधे घंटे के लिए पैकेज परचेज कर लें प्लीज। मैम सॉफ्टवेयर कौन सा मैम? बेटा वो उसमें उसमें बता दूंगी। आप लोगों को आप लोगों के पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, आप लोगों को कुछ भी नहीं, आपने सिंपल एक गूगल की बस क्विज जो वो सबमिट करना होगा, ठीक है। बस आप लोगों मैम का लेकिन माइक्रोफोन और मोबाइल पे कैमरा हो जाएगा? सबका। जी मोबाइल पे हो जाएगा? हाँ हाँ, मोबाइल पे हो जाएगा, लेकिन माइक्रोफोन और कैमरा सबका ऑन होना चाहिए। ओके मैम। प्लीज इंस्ट्रक्शन माइक्रोफोन दोबारा रिपीट कर दीजिए। कोई इंस्ट्रक्शन यही है कि माइक्रोफोन और कैमरा सबका ऑन होना चाहिए। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए ना जिसका माइक्रोफोन बंद होगा या कैमरा बंद होगा तो उसका क्विज नहीं होगा। तो उस दिन आप काइंडली उस दिन के लिए पैकेज परचेज कर लें आप, ताकि आप लोगों का मैम इंटरनेट प्रॉपर्ली वर्क करे। आप वो लेक्चर बता सकती हैं जिसमें आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे? बिल्कुल। लेक्चर नंबर 5 एंड 6। ठीक है मैम। लेक्चर नंबर 5 अपलोड हुआ है, लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। ये इसको आपने कंप्लीट देखना है और लेक्चर नंबर 6 को देखना है। लेक्चर नंबर 6 के अंदर सिस्टम्स नहीं देखने, सिर्फ वेपोरेटिव कूलिंग तक आप लोगों ने करना है। मैम प्रोसेसेस करने हैं? प्रोसेसेस करने हैं, टाइप्स नहीं करनी। ये नहीं करनी आप लोगों ने। लाइक ये जो मैंने आप लोगों को करवाए थे ना, ये कंडीशनिंग की टाइप कौन कौन सी हैं, ये विंडो एयर कंडीशनिंग, ये नहीं करना इससे पहले पहले। हम इसको 15 और 16 मैम ये स्लाइड मैम शेयर कर दें, स्लाइड मैंने कर दी हुई है बेटा, एलएमएस पे देखें। मैम मैंने कौन सा देखा सेशन में है? मैंने चेक किया, नहीं आ रहा था। सेक्शन 11 में है। नहीं, लेक्चर रिकॉर्डिंग नंबर 14 15 16 है। लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड है। मैम रिकॉर्ड ये लेक्चर तो है लेकिन स्लाइड्स नहीं है। वन बाय वन बोले बेटा। ये देखें लेक्चर नंबर, ये देखें ठीक ये है। लेक्चर नंबर 6 अपलोड है। ये देखें ये लेक्चर नंबर ठीक हो गया मैम। 5 अपलोड है। इसी के साथ नीचे ये देखें ये चार्ट भी अपलोड किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह YouTube पे भी आप देखें तो सारे लेक्चर्स जो हम अपलोड किए हुए हैं। अच्छा, सेकेंडली आप लोगों के मैंने असाइनमेंट चेंज कर दी है आप लोगों की, क्योंकि वो ऑलरेडी डाटा गिवन था तो वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मसला था। मैंने उस असाइनमेंट को और इजी और आप लोगों के लिए जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता था उसको हमने बना लिया। उसमें आपको थोड़ा सा उसको जस्ट शो कर देती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, अब देखें, अब आपके पास कुछ इस तरह होगा। लाइक अगर आपके पास आपने अपने रूम का एरिया कैलकुलेट अपने रूम के लिए कंडीशनिंग लोड कैलकुलेट करना हो तो वो आप किस तरह कैलकुलेट करें। तो लाइक अब मैं आप लोगों को ये असाइनमेंट स्टेप बाय स्टेप डिटेल में थर्सडे वाले दिन समझाऊंगी। तो आप लोग हर रूम का एक एक रूम के लिए किस तरह कैलकुलेट करोगे, अपने पूरे घर के लिए किस तरह कैलकुलेट करोगे, ताकि वो आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली जो है आप लोगों को उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। वो बिल्डिंग थोड़ी जी ज़्यादा मैम। बड़ी है, ज़्यादा इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए उसकी थोड़ी रिक्वायरमेंट हमारे पास ज़्यादा आ जाती है, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा कम बिल्डिंग के ऊपर एक छोटे रूम 2-3 रूम्स के ऊपर